नमस्कार मित्रों, इससे पहले हमने छोटी सी बात की थी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की कि हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या था, हिस्ट्री क्या थी। फिर हमने छोटी सी बात की कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, इसके अंदर भारत के बारे में हमने बात की, कुछ बात हमने की विश्व के बारे में, कुछ बात हमने की जो कि हमने यूरोप महाद्वीप के बारे में, कुछ बात हमने की राष्ट्रवाद के बारे में, कुछ बात किसके बारे में कि हमने राष्ट्रवाद के बारे में। हालांकि कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर वीडियोस धीरे धीरे आ रहे हैं, तो देखिए सूरदास की एक बहुत ही प्यारी पंक्ति थी जो किसी भी, जैसे मेरा मैं खुद का बता दूं तो मेरे फ्यूचर को बदलने वाली एक छोटी सी पंक्ति जो थी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल, कबीरदास की थी। तो सूरदास जी ने भी बहुत सारी ऐसी पंक्तियां कही थी और कबीरदास जी ने भी। पर आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे चलना है। याद रखना, जो धीरे चलता है वही सफल होता है, जो तेज चलता है वो गिरता है। छोटा बच्चा होता है वो पहले धीरे धीरे चलना सीखता है तो फिर ही दौड़ना सीखता है। अगर सीधा ही दौड़ने लग जाएगा तो गिरेगा। आपको भी धीरे धीरे चलना है, नोट्स बाय नोट्स बनाने अभी अपने पास बहुत सारा खूब टाइम पड़ा है मेरे बच्चे। धीरे धीरे चलेंगे और एकदम अच्छे से चलेंगे। याद रखना, पढ़ने के साथ साथ आपके जीवन में थोड़ा प्रेम प्रसंग वगैरह करते ही होंगे और करना भी चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो करने लग जाए, क्योंकि इंसानों में और रोबोट्स के अंदर कुछ एक जो फर्क बचा है वो प्रेम ही बचा है। और बाकी सब देखो, रोबोट्स भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम इंसान है, रोबोट्स है नहीं कि 24 घंटे पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ को इजीएस्ट वे से लेके चलना है। ये नहीं सोचना है कि अपने क्लास 10 है तो हम इसको थोड़ा सा हार्ड कर दें या फिर कुछ ऐसे हम इस पे लोड दें। बिल्कुल, आपको एकदम आराम से चलना है, एकदम धीरे धीरे काम करना है, धीरे धीरे नोट्स बनाने हैं और धीरे धीरे अपन को पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन के बाद का वीडियो, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने पढ़ा राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, हमने पढ़ा राष्ट्रवाद के चिन्ह कैसे होते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखिए आमतौर पर मेरा जो क्लास लेने का तरीका होता है वो कुछ अलग होता है, पर आपके ऑनलाइन सेक्टर के अंदर कुछ जरा सा हम अलग तरीके से क्लास लेंगे। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद है वो कैसे फैलता है। पहले तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, सेशन को शेयर कीजिए ताकि आपके जो छोटे बड़े भाई हैं वो भी इसको देख सके, बहनें हैं वो भी इसको देख सके। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली। आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा एक चीज जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। क्या पढ़ा आपने, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, हमने यही देखा। फ्रांसीसी क्रांति क्या है, 9th के अंदर पढ़ा हमने कि एक लुई नामक शासक होता है जो कि बुर्बो वंश से होता है, जो कि करों में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण फ्रांस की जो जनता होती है वो अत्यधिक नाराज हो जाती है और नाराजगी के कारण वो विद्रोह कर देती है और बुस्टल नामक जेल पर भी हमला कर देती है। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से पढ़ेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति का थोड़ा सा देखा था। आज हम लोग देखेंगे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे। देखिए बात मैं करता हूं आपके 1789 की। ठीक है, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति के माध्यम से जो क्रांतिकारी थे वो संपूर्ण देश में अपने छवि प्रकट करना चाहते थे। वो कुछ इस प्रकार प्रकट करना चाहते थे कि बस अब राष्ट्र खुद का खुद देखे, फ्रांसीसी लोग अपना भविष्य खुद देखें। ठीक है, तो ये सबके अंदर धारणा होती और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्र को लेकर, एक निर्माणदाता को लेकर बात चल रही है। आज भारत है, भारत एक सफल देश है। ठीक है, और अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करूं तो हाँ, कुछ मामलों में भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के मामलों में ले लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में ले लो,
हाँ, हालांकि बड़े लोग ये भी कहते हैं कि भारत आज जहां है 100 साल बाद भारत खुद से 1000 साल आगे होगा, पर ये बात प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल बात ये है कि भारत की स्थिति अभी भी दयनीय है। अभी भी जो पूंजीपति लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं। अभी भी जो सरकारी पद पर, बड़े पद पर बैठे हैं, वो लोग खुद को देवता के समान मान रहे हैं तथा दूसरे लोगों का अपमान कर रहे हैं। तो ये बात सही है। अब देखो 1792 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति के माध्यम से फ्रांस में राजतंत्र का पतन हो गया था। अब राजतंत्र एक ऐसा तंत्र है जहां पर केवल राजा ही शासन कर सकता है और कोई शासन नहीं कर सकता, ठीक है। अब राजतंत्र का पतन हो गया, वहां पर अब लोकतंत्र का उदय हुआ। लोकतंत्र क्या होता है? आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर लोकतंत्र की परिभाषा आ रखी है। तो लोकतंत्र होता क्या है? देखिए, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा शासन, ये क्या होता है? ये एक लोकतंत्र की डेफिनेशन होती है। एक छोटा सा मैंने डेफिनेशन बताई, 1 नंबर की आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड की दृष्टि से, कि लोकतंत्र की परिभाषा होती क्या है। तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, यही लोकतंत्र है भैया। भारत के अंदर क्या है? लोकतंत्र है। आजकल सब जगह लोकतंत्र है, सऊदी अरेबिया को छोड़कर, क्योंकि वहां पर राजतंत्र आज भी प्रिंस वगैरह रहते हैं। अब देखिए, आप पता कैसे चलेगा? तो प्रिंस वगैरह का, हाँ, कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं सर हमें पता ही नहीं प्रिंस वगैरह रहते हैं क्या। तो पता कैसे चलेगा? सोशल मीडिया पर खाली लड़कियों की पोस्ट को छोड़ो, कुछ लड़कों को भी फॉलो करो, कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स को भी फॉलो करो, तब पता चलेगा। नहीं तो फॉलो रिक्वेस्ट आई नहीं, फोटो देखी नहीं, डीपी पर फॉलो कर दिया, है ना? यही बात है। पढ़ाई पे भी ध्यान दो, कुछ ऐसे काम भी करो जिनसे आपका ज्ञान बढ़े। अब देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ आपको, आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो? CWSW वाली बात अपने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर भी चलाया था, मैं अपने ऑफलाइन सेक्टर में भी कहता हूँ हमेशा, जब भी ऐसे लेके ऑफलाइन क्लास लगती है, मेरी क्लास लगती है। हालांकि मैं 12th के अंदर 2 से 3 दिनों में 1 दिन क्लास लेने के लिए जाता हूँ, क्योंकि उनका थोड़ा सा भी जल्दी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो उनके क्या ना बेसिक जो बोल सकते हैं, क्योंकि वो समाजशास्त्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके आर्ट्स ली हुई सारे बच्चों की 30 बच्चों की क्लास है। अब मैं कभी भी उनकी क्लास लेने जाता हूं तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो। शिक्षा का मेन जो उत्तरदायित्व था वो क्या था? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं क्लास के अंदर ही। शिक्षा क्या, ये आपके मन में कभी सवाल नहीं उठता? आप भाई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, आपके मन में कभी सवाल नहीं उठा क्या शिक्षा का मेन दायित्व यही था कि हम पेपर्स के पेपर्स रख लें? क्या शिक्षा का मेन दायित्व यही था कि हम जो आंकड़े हैं उनको याद करें? नहीं, शिक्षा का वास्तविक मतलब था एक मानव को तैयार करना। एक मानव को तैयार करना किन रूपों में? उसके सामाजिक रूप में उसको तैयार करना, उसके राजनीतिक रूप में उसको तैयार करना, उसके सांस्कृतिक रूप में उसको तैयार करना, उसके भौगोलिक परिवेश के अनुसार उसको तैयार करना। जो कि अपने राजस्थान के लोग वैसे ही होते हैं कि भौगोलिक परिवेश के द्वारा तैयार ही मिलते हैं अपन को ठीक है। तो जो भी राजस्थान से है बच्चे वो कह रहे हैं कि सर भौगोलिक परिवेश के थ्रू हम तो पहले से ही तैयार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, बहुत ज्यादा बरसात भी होती है। तो उनके सांस्कृतिक रूप में भी नागौर के बच्चे या फिर ले लो आपके यहाँ पर राजस्थान के बच्चे हैं, सारे तैयार है। बट कुछ क्या है ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जैसे मेरे से ऑफलाइन सेक्टर में पूछते हैं सर क्या शिक्षा वही है जो हम देखते हैं? बिल्कुल। देखो हमने शिक्षा को महत्व दिया ताकि हम इन 4 सेक्टर्स में आगे आ सके। शिक्षा ने हमारा महत्व लिया और हमें एक कठपुतली बना दिया। आज मैं आपको ये लाइन सिखा रहा हूं, मेरे रटे हुए मैं आपको सीधा पढ़ा रहा हूं, आप रट लोगे। आपके ये मानव जीवन में काम कहां है? ये लाइंस आपके मानव जीवन में कहीं काम आई क्या?
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको करना वही है भाई। सरकारी नौकरी लगी तो भी आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या फ्रांसीसी क्रांति, पहले आपसे ये आके थोड़ी, आप सपोज किसी